हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर ऑफ आईएएस। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया अपनी फ़िलॉसफी, इंडियन फ़िलॉसफी को कंप्लीट किया। अब हमें वेस्टर्न फ़िलॉसफी बचती है, वेस्टर्न फ़िलॉसफी। और उसके बाद में कुछ टॉपिक हैं हमारे, मतलब काफ़ी कम टॉपिक बचे हैं अभी इथिक्स से। उसके बाद बचती हैं बस केस स्टडी। तो ऑलमोस्ट हमारा इथिक्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा बचता है, उसको कंप्लीट करेंगे ताकि प्रीलिम से पहले वो कंप्लीट हो जाए। और आर्ट एंड कल्चर भी साथ में इसके बाद में अभी इसको कर लेते हैं, एक दो वीडियोस इसके बना लेते हैं। उसके बाद में इसको हम लेटर ऑन कवर कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बचता ही है। तो हमारा मेंस का सिलेबस 50 से 60% से ऊपर तक अभी तक हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो हमारा सिलेबस है उसको भी हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में देख रहे थे। लास्ट वीडियो करप्शन के जो थी उसके अंदर मैं देखा था 1988 के अंदर आया। पुराने जो एक्ट थे उन सबको इसके अंदर में डाल के इनके द्वारा एक एक्ट बनाया गया राजीव गांधी जी के टाइम के अंदर में। और इसके अंदर देखा था हमने लास्ट टाइम ऑफेंस क्या होते हैं। तो ऑफेंस में देखा था कि किस तरीके से टेकिंग ग्रेटिफिकेशन किसी भी टाइप की, अगर आप टिकट वगैरह लोगे, फ़्लाइट के टिकट लेते हो, होटल बुकिंग वगैरह लेते हो, कोई सेक्सुअल प्लेजर लेते हो या मनी लेते हो डायरेक्टली, वो सब आएंगे करप्शन के चार्जेस के अंदर में। ब्राइबरी ऑफर करना वो भी करप्शन के अंदर में आ जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें देखी थी जो ऑफेंस होते हैं। अब इसके अंदर में एक चीज़ आती है, 2018 में अमेंडमेंट की गई इस एक्ट के अंतर्गत कुछ। तो अमेंडमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था सेक्शन 13 को अमेंड किया गया। 13 सेक्शन क्या बोलता है? ये कहता है सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट होल्ड्स पब्लिक सर्वेंट कल्पेबल फॉर सिक्योरिंग अ पेक्यूनरी एडवांटेज फॉर अनदर विदाउट एनी पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या बोला गया, इस सेक्शन के अंतर्गत क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अगर मान लो हमारे पास ऑफिसर ए, इसके द्वारा किसी प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया गया जिससे कि प्रोजेक्ट बाद में फेल होता है या कुछ उसके अंदर में प्रॉब्लम आती है जिसके कारण पब्लिक एक्सचेकर गवर्नमेंट को नुकसान होता है, तो उसको एज अ करप्शन माना जाएगा, चाहे उसके अंदर में इसको कोई फ़ायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो। मतलब इससे मतलब नहीं बनता कि ए ने कुछ फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया। अगर किसी थर्ड पर्सन को ही फ़ायदा लग गया या पब्लिक का नुकसान होता है उसके अंदर में पब्लिक मनी का, तो उसको करप्शन में मान लिया जाएगा। तो ये काफ़ी ड्रैकोनियंस एक्ट था। पब्लिक सर्वेंट अब क्यों एक्शन लेगा? क्योंकि उसको डर था अगर उसने फ़ायदा उठाया किसी चीज़ का तो वो मान ले करप्शन था, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं लगा। कई बार ऐसा होता है डिसीजन आप लेते हो लेकिन उसकी वजह से इनडायरेक्ट वे में किसी को फ़ायदा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर चार्जेस लग सकते थे। इसके कारण पब्लिक सर्वेंट कतराते थे डिसीजन लेने से। तो इसको चेंज किया गया। तो इसमें बोला गया था होल्ड पब्लिक सर्वेंट कल्पेबल, अगर उन्होंने सिक्योर की पिक्यूनरी एडवांटेज फॉर अनदर विदाउट एनी पब्लिक इंटरेस्ट, किसी और को भी चाहे फायदा हो गया, पब्लिक अगर उस सिविल सर्वेंट को कोई फायदा नहीं हुआ उससे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किसी और को फायदा हो गया गलती से, तो भी उसको आप करप्शन मानोगे। दिस रिजल्टेड इन मैनी ऑनेस्ट ऑफिसर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया गया बिकॉज कई बार डिसीजन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। कई बार इनडायरेक्ट वे में किसी को बेनिफिट लग जाता है, पब्लिक सर्वेंट का उसमें कोई मोटो नहीं होता। तो अब जो था इन्होंने क्या किया, पब्लिक सर्वेंट को गेंड नथिंग, पब्लिक सर्वेंट को कुछ नहीं मिला था उसके अंदर में, लेकिन उनको प्रोसिक्यूशन झेलनी पड़ी बिकॉज उनकी वजह से किसी और को फ़ायदा हो गया, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान हुआ। और उन्होंने सिर्फ अपनी डिस्क्रिशन का यूज़ किया था और वो किसी को फेवर कर गई गलती से या जानबूझ के, वो तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन इन्होंने अपने कोई गेन नहीं किया इसके अंदर में। इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैड क्रिटिसाइज्ड दिस प्रोविज़न को क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये मिस यूज़ के हो सकता है इसका और इससे पब्लिक सर्वेंट को हरास किया जा रहा है। तो इसको चेंज किया गया, न्यू वर्जन में इसको हटा दिया गया। न्यू वर्जन में क्या बोला गया, न्यू वर्जन सीक्स टू मोर कंसाइज क्रिमिनल कंडक्ट की जब डेफिनेशन देंगे तो मतलब इसको बाहर निकाल के इनके द्वारा क्या बोला गया, हम किसको क्रिमिनल कंडक्ट मानेंगे, उसमें मतलब सीधी प्रिसाइज चीज़ें बोल दी गई। उसमें बोला गया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट ग्रेटिफिकेशन, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी का गलत मिस यूज़ करते हो अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए। अब इसमें ये नहीं बोला कि थर्ड पर्सन को अगर फ़ायदा लग जाए, उसको निकाल दिया इनके द्वारा कि उस पर्सन को डायरेक्ट अगर बेनिफिट होता है तो। फिर बोला गया अमेसिंग अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, आपके पास में अनएक्सप्लेन्ड, आपके पास में सोर्स आपकी 10,000 इनकम है, आपके पास में 1 करोड़ की इनकम है और आपको जॉब करते हुए 2 साल हुए, तो आप जब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे सोर्स को तो उससे मान लिया जाएगा कि बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे आपको इनकम आ सकती थी, उससे अलावा आपके पास में है, तो ऑलरेडी मान लिया जाता है कि वो करप्ट प्रैक्टिस से कमाया होगा पर्सन ने। ये चेंज किया गया। उसके अलावा क्या किया गया, इट इंट्रोड्यूसेस पावर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो गलत तरीके से आपने कमाई होगी प्रॉपर्टी, उसको पावर दे दी गई कि पब्लिक सर्वेंट की उस प्रॉपर्टी को जो है आपको अटैच किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, पेनल्टी के तौर के ऊपर उसको लिया जा सकता है, उसको कोई उसके अंदर में कोई जो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर में उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे उसके कि उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया गया, उसको फोरफीचर किया जा सकता है, एज अ पेनल्टी उसको रख लिया जा सकता है, पब्लिक सर्वेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला उसमें, तो ये पावर दे दी गई। उसके अलावा थर्ड किया गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है विल हैव टू गेट प्रायर सेंक्शन लेने पड़ेंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, मतलब गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी अपनी डिपार्टमेंट के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई
पर्सन उससे जो है प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। पब्लिक सर्वेंट को अगर आपने प्रोसिक्यूट करना है, उसके खिलाफ आपने एक्शन लेना है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर में हमारे पास में ऑफिसर को प्रूव करना हो, इंक्लूडिंग ये वाला प्रोविज़न एंटर करवाया इसमें मेनली कि रिटायर्ड ऑफिसर भी होंगे, उनको भी अगर आपने प्रोसिक्यूट करना है तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, अब वो अलग अलग ऑफिसर के लिए अलग अलग हो सकती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा पहले। अब ये सैंक्शन कुछ केसेस के अंदर है, कुछ में नहीं होगा। जैसे मान लो कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया तो वहाँ पे नहीं होगा ये गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट किया या डिपार्टमेंट के अंदर में खुद पकड़ा गया वो पर्सन, या वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है ब्राइबरी लेते हुए, तो उसको कोई सैंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज जर्नल कंडीशन में सैंक्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस प्रोविज़न को एंटर करवाया गया क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने की काफ़ी आवश्यकता होती है। अदरवाइज उनकी प्रोसिक्यूशन कैसे भी की जा सकती है, उनसे एडवांटेज लेने के लिए लोग ही उनके खिलाफ में कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन चलाई जा सकती है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है। तो उनको बचाने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को बचाने के लिए ये प्रोविज़न इसके अंदर में डाले गए। अब अगर हम बात करेंगे हमारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में किस तरीके से करप्शन को टैकल करने की अथॉरिटी है, तो एक आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको याद होगा, लक्ष्मीकांत में भी टॉपिक है। तो ये विजिलेंस का काम करता है, ये सुपरविज़न करता है, देखता है किस तरीके से जो हमारे ऑफिसर हैं उनका कंडक्ट वगैरह के बारे में देखेगा, डिफरेंट रिपोर्ट्स को स्टडी करेगा, तो एक तरीके से चेक रखने की कोशिश करता है कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है और उसके खिलाफ फिर एक्शन लेगा। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मेन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसको फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में एज अ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। मतलब ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया। क्या एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, एक स्टैट्यूटरी, मतलब लॉ बना के आपने बनाई, थर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इनकी पावर्स इंक्रीज होती जाती हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना दिया गया था उस टाइम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, संथानम कमेटी थी, करप्शन के ऊपर जो बात कर रही थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया। उसके बाद में इसको बनाया गया 2003 में, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, मतलब इसको लॉ के थ्रू बना दिया। पहले तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास किया गया था, पार्लियामेंट से बना दिया गया इसको। काम करती है अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा विजिलेंस करता है, ये पूरी देख रेख करता है कि किस टाइप से सिस्टम चल रहा है, राय देगा गवर्नमेंट को कैसे आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाएं विजिलेंस के लिए, अपनी रिपोर्ट को कैसे आप मेंटेन करके रखें करप्ट ऑफिसर के बारे में एक्शन लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें करेगा, मॉनिटर करेगा ऑल विजिलेंस एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, और एडवाइस करेगा अथॉरिटीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप अपने विजिलेंस के अंदर कैसे रिफॉर्म करें, अपने रिकॉर्ड वगैरह को कैसे रखें ताकि वो देखने में आसानी हो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो और करप्शन डिक्रीज हो। ये काम किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और इट एक्सरसाइज सुपर इंटेंडेंस ओवर वर्किंग ऑफ सेंट्रल ब्यूरो। अगर आपको पता होगा सीबीआई किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं बनाया गया है, तो सीबीआई का जो करप्शन रिलेटेड काम करता है, सीबीआई अदर काम भी करता है। एक तो करप्शन रिलेटेड कर लेगा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में, फिर इनका एंटी क्राइम ब्यूरो भी होता है, सीबीआई का अलग अलग डिवीज़न है सीबीआई के। तो उसमें से जो करप्शन वाला हमारा पार्ट है, करप्शन वाले पार्ट को सुपर इंटेंडेंस करता है ये हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये उसको देखता है। अदर जो वर्क हैं वो अलग तरीके से करेगा, लेकिन इसको देखने वाला काम है हमारा चीफ विजिलेंस कमीशन का। तो ये सब चीज़ें वैसे आपने कवर कर ली होंगी लक्ष्मीकांत के अंदर, इसको देखने का इनका काम है। तो बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मेन हमारी अपेक्स बॉडी आती है, जो कि हमारा विजिलेंस देखेगी, मॉनिटरिंग करेगी करप्शन रिलेटेड केसेस की। और इसके अलावा ये क्या काम करेंगे, इन्होंने क्या किया हुआ है, एक तो हमारे पास में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इनके छोटे छोटे हमारे पास में जैसे सभी मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट के अंदर में क्या है, विजिलेंस यूनिट बनाया हुआ है इन्होंने अपने। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में इन्होंने क्या किया हुआ है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर बैठाते हैं। जैसे अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में, जो कि वेरियस डिवीज़न होगा उनके अंतर्गत में, एक ऑफिस होगा उनके पास में, और उसके वो वहाँ पे हेड कर रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या काम करेंगे, वो एज अ लिंक प्रोवाइड करते हैं चीफ विजिलेंस कमीशन से, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बीच में लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ से सीबीआई के साथ में भी लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, ये सीबीआई को भी केस हैंड ओवर किया जा सकता है और इन सब का लिंक बन जाता है एक तरीके से। सीबीआई एक इंस्टीट्यूशन, चीफ विजिलेंस कमीशन एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर। अब ये जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं ये काम क्या करते हैं, ये करते हैं कलेक्टिंग इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर में करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। कई बार जो ऑफिसर करप्ट होते हैं उनकी लिस्ट या डॉटफुल कैटेगरी के अंदर में डालते हैं उनको कि ये करप्ट हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके ऊपर स्पेशल केयर की जाती है इनके द्वारा। तो करप्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पर अपनाई जा रही हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उनके ऊपर ये केयर करता है, लिस्ट वगैरह बनाता है उनकी। और अगर मैटर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो तो मैटर को ये रेफ़र कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए एडवाइस देने के लिए। जब उनको नेसेसरी देखने को मिलेगा तो उनको ये रेफ़र कर सकता है मैटर को कि आप इसको ज़्यादा इसके ऊपर तहकीकात कर सकते हो।
इसके अलावा हमारे पास में CBI आएगी, तो CBI के बारे में भी आपको पता होगा। CBI प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यूनियन गवर्नमेंट की करप्शन से रिलेटेड मैटर्स के अंदर में। इसके अलावा भी CBI काफ़ी काम करती है, लेकिन करप्शन रिलेटेड जो मैटर होंगे उनके लिए चीफ विजिलेंस कमीशन के अंडर आएगी ये। चीफ विजिलेंस कमीशन इनसे रिपोर्ट मांग सकता है उसके लिए, तो उनके अंडर आती है ये। जब तक हम करप्शन की बात करते हैं अदर मैटर के अंदर में उनके अंडर नहीं आएगी। तो इनको पावर मिलती है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, तो इसके थ्रू इनको पावर मिलेगी। इसके पीछे भी स्टोरी है, कब इसको एक्ट को बनाएगा, किस तरीके से CBI का गठन हुआ, तो वो सब चीज़ें तो हमारी पॉलिटी में आएंगी। लेकिन CBI चीफ विजिलेंस कमीशन एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। CBI हैज़ एंटी करप्शन डिवीज़न है जो कि फोकस करता है करप्शन रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करता है। ब्राइबरी, मिसकंडक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, इन सबको ये जो है इन्वेस्टिगेट करेगा। तो हमने देख लिया क्या हमारा मैकेनिज़्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म करप्शन से लड़ने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। अब क्वेश्चन आता है एथिक्स के अंदर में कि करप्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए। करप्शन को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट स्टेप आता है इसमें प्रिवेंशन, कि करप्शन को होने से रोका जाए। कैसे रोक सकते हो? करप्शन को आपने प्रिवेंट करना है तो आपको अपॉर्चुनिटी इसकी ग्रोथ की उनको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करो। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होगी तो जो हमारे ऑफिसर होंगे उनको भी डर होगा कि वो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में अगर एंगेज होंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। RTA के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। एंड ओवरसाइट, गवर्नमेंट के फंक्शन को ओवरसाइट करो, गवर्नमेंट के फंक्शन को देखा जाए। पार्लियामेंट के थ्रू भी उनको मॉनिटर किया जा सकता है, या कॉमन मैन, कॉमन पीपल भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देखा जाए। इंप्रूव करो इंसेंटिव गुड परफॉर्मिंग पब्लिक ऑफिसर के लिए। ये कैसे इंप्रूव करेंगे? चाणक्य के द्वारा क्या बोला गया था कि जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनको पब्लिकली आप ऑनर करो, उसके थ्रू आप इंसेंटिव इंक्रीज़ कर सकते हो, उनको कुछ उसमें पैसे वगैरह दिए जा सकते हैं गुड परफॉर्मेंस के लिए। फिर आता है सिंप्लीफाई करो प्रोसीजर। सिंप्लीफाई करो हर चीज़ के लिए प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं उनकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जनता जो है उनको जैसे परमिट अगर लेना हो, लाइसेंस लेना हो, बैंक से लोन लेना हो, पासपोर्ट लेना हो, उसके लिए अगर टाइम लगता है तो गवर्नमेंट जनता भी सोचती है कि इनको थोड़े से पैसे देके 100 रुपये देके अगर थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है तो वैसे काम करवा लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करो प्रोसीजर, ताकि जो ऑफिसर हैं उनकी पावर चेक में रहे और जनता को भी प्रोसीजर के बारे में पता हो। अगर कम्प्लेक्स बनाएंगे, उसमें 1-2 महीने लगाओगे चीज़ों को कवर करने के लिए, ऑनलाइन तरीके से अगर किया जाए तो करप्शन जो है काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन के अंदर में कोई रिश्वत नहीं मांगेगा आपसे। और वेबसाइट के थ्रू आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंक लोन, पासपोर्ट, इन चीज़ों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी सिटीजन नो करेंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और वो अवेयर होंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी, रेगुलेशन, प्रोसीजर गवर्नमेंट ने पहले से लगा के रखे हुए हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी से उनको पता होगा कि इनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोसीजर हैं। तो अगर उनको प्रोसीजर के बारे में पता है, ट्रांसपेरेंट है पूरा सिस्टम, कितना टाइम लगता है वो उनको पता है, उनको ये भी पता 7 दिन के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उतने में तो मिलना ही चाहिए, जैसे सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट होता है। वैसी कंडीशन के अंदर में वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसीलिए वो जल्दी अपने काम को करवा सकते हैं। तो उससे करप्शन डिक्रीज़ होगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय करो। तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमने सेपरेट देख लिया है। तो इथिक्स के अंदर में रिपीटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बार बार हर चीज़ के अंदर में, बट जस्ट रिपीटेड से आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक काफ़ी ब्रॉड वे के अंदर में आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और अपने सॉल्यूशन लिख पाओगे। अकाउंटेबिलिटी में पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबल बनाओ, हेल्ड टू बी अकाउंटेबल फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट दैट आर क्लियरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो उनको अकाउंटेबल बनाया जाए जो उनसे काम करवाया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी के काफ़ी मैकेनिज्म होते हैं जो हम देख चुके हैं, तो वो काम करवाया जाए। पार्टिसिपेशन, इस प्रोसेस के थ्रू सिटीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, शेयर कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट पे। पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर होता है? जैसे प्रेजेंट में गवर्नमेंट लॉ बनाने से पहले उसको वेबसाइट के ऊपर डाल के इनपुट मांगती है सिटीजन से, वो पार्टिसिपेशन का एक टाइप होता है। दूसरा आप क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो। डिसेंट्रलाइजेशन करने से, जैसे मान लो मनरेगा के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने रन करना है, तो आप क्या करो, पार्टिसिपेशन इंश्योर करो, लोगों से पूछो उनको क्या काम करवाना है, लोगों से फिर आप क्या करो, मॉनिटरिंग करवाओ उस प्रोजेक्ट की। तो पार्टिसिपेशन जब सब लोगों का होगा तो उससे जो है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी और पब्लिक ऑफिसर के पास में उतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी, डिस्क्रिशन नहीं होगी उतनी ज़्यादा। जब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके अंदर में करप्शन के चांसेस कम होंगे। तो प्रोसेस के थ्रू सिटीजन इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट में शेयर करते हैं वो कंट्रोल। प्रायोरिटी सेट करने के लिए क्या काम करना चाहिए, पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, रिसोर्स को किस फील्ड में एलोकेट किया जाए। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमें स्कूल की आवश्यकता होती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, वो काम कर सकते हैं। पब्लिक सर्विसेज उनको अच्छे से मिल पाएँ, तो उसमें गवर्नमेंट जो जनता है उसकी पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाए। फिर फिफ्थ आता है रूल ऑफ लॉ, लॉ को फॉलो किया जाए। इफेक्टिव गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी हेल्ड to contribute toward improving the quality of governance in the country by ensuring that rule of law को फोकस किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ के अंदर में आप अगर एग्जांपल देना हो तो आप जुडिशरी का एग्जांपल दे सकते हो।
जुडिशरी के अंदर में रिफॉर्म, पुलिस के अंदर में रिफॉर्म। तो जो आपने पेपर 2 पेपर 3 के लिए पढ़ोगे वो सब चीज़ें इसमें एंटर करवा सकते हो। जुडिशरी में रिफॉर्म करो, पुलिस के अंदर में आप रिफॉर्म करो, अदर जो चीज़ें हैं जहाँ पे लॉ वगैरह बना दिए जाते हैं, हर चीज़ के अंदर में स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करो लॉ की। तो आर्टिकल 14 सब लोगों को इक्वल समझा जाए लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन की जाए सब लोगों की। फिर बात करते हैं ओवरसाइट। अब गवर्नमेंट कोई फंक्शन कर रही है, उसको आपने ओवरसाइट करना है कि गवर्नमेंट क्या अच्छे से फंक्शन कर रही है, नहीं। उसके लिए सिटीज़न भी ये काम कर सकते हैं, पार्लियामेंट तो ये काम करती है। तो आप क्या करोगे, जब इन्फॉर्मेशन सिटीज़न को फ्रीली अवेलेबल होगी तो वो देख सकते हैं कि क्या सरकार जो काम कर रही है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर ओवरसाइट करनी, नज़र रखनी है इन्होंने। तो ओवरसाइट के अंदर क्या हो सकता है, मॉनिटर की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफिसर की, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है। जैसे हमारे लोअर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी करप्शन होता है, उन सीटें वगैरह बेची जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को ओवरसाइट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो सिटीज़न के द्वारा भी देखा जा सकता है कौन से पर्सन को क्यों सेलेक्ट किया गया, किस पर्टिकुलर फील्ड में। ये सब चीज़ें जब होंगी ओवरसाइट किया जा सकता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी फिर गलत तरीके से व्यवहार नहीं कर सकती। 7th आता है इंसेंटिव। गुड परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव दिया जाए, जैसा पीछे भी देख चुके हैं। जैसे हमारा विसल ब्लोअर होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ही पर्सन होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करप्शन हो रहा है वहाँ से वो विसल ब्लो करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन दो और उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि एक मॉडल सेट कर सकें हम लोगों के लिए। और फिर विसल ब्लोअर को देख के अदर लोग भी अपनी सोसाइटी के अंदर में काम कर पाएँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आवाज़ उठा पाएँ। सिंप्लीफिकेशन करो प्रोसीजर की, जैसा हमने पीछे देखा वही सेम पॉइंट है। ट्रांजैक्शन बिटवीन पब्लिक सर्वेंट और सिटीज़न के बीच में स्मूथ की जाए, एजुकेशन की जाए। एजुकेशन बैकबोन होती है हमारी, अगर आपने करप्शन को प्रिवेंट करना है तो एजुकेशन बैकबोन है। टीच करो सिटीज़न को अपने राइट के बारे में, उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो जनता से, पब्लिक सर्वेंट से, और अगर उनको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। जब उनको अच्छी एजुकेशन मिली होगी तो उनको वो जो है क्वेश्चन कर पाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को, और गवर्नमेंट की पावर भी डिक्रीज़ होगी। अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिली है तो अच्छे नेता चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। वो फैमिलियर करवाया जाए उनको गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है उससे फैमिलियर करवाया जाए, और अवेयर करवाया जाए कि करप्शन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारी पूरी कंट्री को। फिर स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए जाएँ, स्ट्रॉन्ग पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट हो करप्ट जो पर्सन होते हैं उनके लिए। और 11th आता है इलेक्शन रिफॉर्म। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने पेपर 2 पेपर 3 के लिए चीज़ें पढ़ी होंगी उन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन आता है होमवर्क के लिए आपके लिए, व्हाट डू यू थिंक द रोल ऑफ मीडिया इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये क्वेश्चन आप लिखोगे, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन आपने नॉन बायस होकर देनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करना है या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है, इम्पार्शियल स्क्रूटिनी करनी है। आपने पॉलिटिकल डिसीजन होंगे वो आपने ऐसा नहीं करना कि आप गवर्नमेंट का फेवर करते हो तो स्वच्छ भारत को काफ़ी अच्छा बोलोगे या काफ़ी क्रिटिसाइज़ करोगे, इम्पार्शियल तरीके से देखना है। अवेयरनेस फैलानी है आपने करप्शन के प्रति लोगों में, करप्ट पॉलिटिशियन के बारे में। अब हमारे जो इलेक्शन के लिए पॉलिटिशियन खड़े होते हैं उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस, उनके खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस आपने फैलानी है। पब्लिक ऑफिसर उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, और मीडिया एथिक्स फॉलो करनी है। मतलब आपने इम्पार्शियल वे के अंदर में आपने सत्य के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। तो ये इस टाइप की चीज़ें, और इसके अलावा अपनी मर्जी से जो जो चीज़ें आपको लगती हैं, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में है, वो सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।